जय हिंद। वंदे मातरम। आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज की क्लास में हम पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट जो है 10वां लेकर के आए हैं और इसमें इस श्रृंखला में जितने भी प्रश्नों को रखा गया है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए जो है इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आप सभी विद्यार्थी जो है कमेंट के माध्यम से अपने आंसर को बताते चलेंगे। चलिए, जैसा कि आप सभी स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि पहला प्रश्न जो आप सभी से पूछा जा रहा है, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि आप एकदम अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट बातों को नोट भी करते चलेंगे। पहला जो प्रश्न है आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि भाषा की आधार पर गठित भारत का पहला राज्य का नाम है। आपको बताना है और यहाँ पर जो है विकल्प मिल रहे हैं आपको। चार विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प में दिया गया है मद्रास दिया है, और दूसरा महाराष्ट्र दिया है, तीसरा आंध्र प्रदेश दिया है, चौथा पश्चिम बंगाल दिया है। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि जो पहला प्रश्न है इस पहले प्रश्न का जो है राइट आंसर क्या होगा। फटाफट आप लोग जवाब देते चलेंगे। देखिए साथियों, यदि हम बात करते हैं कि भाषा के आधार पर जो पहले राज्य का गठन किया गया था, तो जो है 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को भाषा की आधार पर जो है पहले राज्य के रूप में जो है आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। अर्थात जो है प्रश्न संख्या जो पहला है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 2 में जैसा कि आप शब्द देख पा रहे हैं कि आपसे पूछा जा रहा है कि योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष एक्स ऑफिसियो चेयरमैन कौन होता है? आपको बताना है। विकल्प में दिया गया है वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, वाणिज्य मंत्री और राष्ट्रपति। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। चलिए, सबसे पहले यदि हम बात करते हैं कि योजना जो आयोग है, तो योजना आयोग का साथियों जो गठन किया गया था, तो जो है 15 मार्च 1950 को जो है योजना आयोग का गठन किया गया था। और बाद में क्या किया गया कि 1 जनवरी 2015 को नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने इसका नाम जो है परिवर्तित करके इसका नाम कर दिया नीति आयोग कर दिया। अर्थात योजना आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है, तो पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो जो है वह प्रधानमंत्री होता है। अर्थात जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 3 में जैसा कि आप शब्द देख पा रहे हैं कि आपसे पूछा जा रहा है कि 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था इसका संबंध किससे है? आपको बताना है। और विकल्प में दिया है नगर पालिका से, शिक्षा के मौलिक अधिकार से, काम के अधिकार से और पंचायती राज से। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करें कि राइट आंसर क्या होगा। चलिए, इस जो है प्रश्न का हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करते हैं कि इसमें देखिए जो पहला विकल्प दिया है नगर पालिका दिया है, तो नगर पालिका का जो संबंध है वह 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 से जो है इसका संबंध है। और दूसरा जो विकल्प दिया है शिक्षा के मौलिक अधिकार से, तो यहाँ पे आपको समझना है कि एक आर्टिकल है 21, आर्टिकल 21 जो है इसमें एक पार्ट है ए। तो जो है 21 पार्ट ए में जो है शिक्षा के अधिकार का मेंशन किया गया है। और इसे जो है किस अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था? 85 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है 2002 के द्वारा जो है शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया था। और एक प्रकार से आप जो अंत में विकल्प देख पा रहे हैं डी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं विकल्प संख्या जो डी है यही क्या है? पंचायती राज से है। इसका संबंध होगा 73वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का। अर्थात जो है डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या 4 में जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? आपको बताना है। विकल्प में दिया है 18,
19, 22, 14 दिया है। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करें कि राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, यदि हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान की एक अनुसूची है, 8वीं अनुसूची है, और इसी 8वीं अनुसूची में देखा जाए तो वर्तमान में, यानी जो मेरी मूल अनुसूची थी, तो मूल अनुसूची में कुल 14 विषयों का मेंशन किया गया था मूल अनुसूची में। लेकिन यदि हम बात करते हैं कि वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का मेंशन किया गया है, कितने विषयों का मेंशन किया गया है, तो हो जाएगा 22 लैंग्वेज का मेंशन किया गया है। अर्थात प्रश्न संख्या जो 4 है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल जो है सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में देखा जाए तो संविधान में जो है 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान किया गया है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। तो जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि प्रश्न संख्या जो 5 है, तो प्रश्न संख्या 5 में आपसे पूछा क्या जा रहा है कि आपको बताना है कि दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किसमें है। आपको बताना है, विकल्प दिया है 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से राइट आंसर का चयन करें। चलिए यदि हम सभी विकल्पों का एनालाइज करते हैं तो यहाँ पर जो जो पहला जो विकल्प दिया है 8वीं अनुसूची दिया है, तो 8वीं अनुसूची में अभी आपको पता है कि उपरोक्त प्रश्न में क्या बताया गया कि भाषा से जो है 8वीं अनुसूची का संबंध है। और जो विकल्प में दिया है दूसरा 9वीं अनुसूची दिया है, तो 9वीं अनुसूची का जो संबंध है वह है, बोलो किससे? भूमि सुधार जो कानून है इससे जो है इसका संबंध है। और विकल्प में जो दिया है 10वीं अनुसूची दिया है ना, तो बिल्कुल 10वीं अनुसूची का ही संबंध किससे है? दल बदल कानून से है। यही क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और 11वीं अनुसूची का संबंध बोलो किससे है? तो पंचायती राज व्यवस्था से है। एक उम्मीद और आशा करते हैं कि यहाँ तक जो है आप सभी को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 6 में जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं तो आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान के किस आर्टिकल के आधार पर देश में वित्तीय आपात, देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा की जा सकती है। आपको बताना है, विकल्प दिया है आर्टिकल 358, आर्टिकल 359, आर्टिकल 360, और दिया है डी विकल्प में संविधान में वित्तीय आपात का प्रावधान नहीं है। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करें कि राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल आप सभी तेजी से आंसर देने का प्रयास किया करें। चलिए यदि हम देखते हैं कि जो वित्तीय आपात है, तो वित्तीय आपात का जो उल्लेख किया गया है आर्टिकल 360 में किया गया है। और यदि हम बात करते हैं कि आपातकाल के विषय में, इमरजेंसी के विषय में, तो मतलब कितने प्रकार से जो है आपातकाल भारत में लगाया जा सकता है, तो भारत में देखा जाए तो 3 कंडीशन में जो है आपातकाल लगाया जा सकता है। पहला आता है आर्टिकल 352 आता है, और दूसरा आर्टिकल आता है 356 आता है, और तीसरा जो आर्टिकल आता है अभी आपने देखा कि आर्टिकल 360 आता है। यहाँ पे समझना है आपको कि आर्टिकल जो 352 है, तो आर्टिकल 352 के तहत देखा जाए तो युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है। और आर्टिकल जो है 356 के तहत देखा जाए तो इसके तहत जो देखा जाए तो राज्य की संवैधानिक मशीनरी फेल होने की स्थिति में जो है राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में लगाया जा सकता है। और 360 में आपने देख ही लिया, अर्थात आपका राइट आंसर क्या होगा? सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। तो जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं स्क्रीन में, तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल की सीमा बताना है आपको। विकल्प में दिया है 5 इयर्स, अपनी उम्र के 62 इयर्स पूरे होने तक, 7 इयर्स, उपरोक्त कोई नहीं। तो आप लोग बताने का प्रयास करें कि राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना है कि यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो उच्च न्यायालय होता है
या जो उच्चतम जिसे कहते हैं सुप्रीम कोर्ट होता है, तो इनके न्यायाधीशों की कार्यकाल की जो अवधि होती है वह क्या होती है, अपनी उम्र के 62 वर्ष पूरे होने तक ये अपने पदों पर रह सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं इनके रिटायर होने की जो अवधि को मेंशन किया गया है आर्टिकल संविधान में, तो 65 ईयर्स जो है मेंशन किया गया है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग तेजी से कमेंट करने का प्रयास किया करें, और यदि किसी भी प्रकार से ये क्लास अगर आपको यूजफुल लगती है तो आप जो है इस सेशन को एक दूसरे के पास शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 8 में जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, आपसे पूछा क्या जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन है, आपको बताना है। और विकल्प में दिया है KN वांचू दिया है, GB मावलंकर दिया है, हीरालाल जेकानिया दिया है, शिवकुमार सेन दिया है। तो आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहां पर आपको समझना है कि GB मावलंकर जो दिया है ये प्रथम जो है लोकसभा जो है अध्यक्ष के पद पर ये पहले इन्होंने पद को धारण किया था। और जो सुकुमार सेन दिया है तो ये क्या थे, ये प्रथम जो है ये चुनाव आयुक्त थे, मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। और हीरालाल जेकानिया जो है यही जो है आपका राइट आंसर होगा। यही जो है सर्वोच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश थे हीरालाल जेकानिया। और ये मेरी जो आज की क्लास है विशेष तौर पर देखा जाए तो सुपर टेट के एग्जाम में जो पॉलिटी का सेक्शन है उन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और हम कह सकते हैं कि वनडे एग्जाम के लिए भी ये क्लासेज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या 9 में जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि किस राज्य की विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है, आपको बताना है। विकल्प में दिया है बिहार, उत्तर प्रदेश, MP और राजस्थान दिया है। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। आज की इस क्लास में हम बहुत ज्यादा जो है एक्सप्लेनेशन करने का प्रयास नहीं करेंगे, सिर्फ जो है पॉइंट टू पॉइंट जो है आपको बताते चलेंगे और आपसे भी राइट आंसर का चयन करते चलेंगे। बिल्कुल आज की क्लास में एक्सप्लेनेशन हम नहीं करेंगे। आप लोग बताएं कि प्रश्न संख्या जो 9 है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल B जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। यूपी जो है, यूपी में देखा जाए तो विधानसभा के सदस्यों की सर्वाधिक सीटें हैं, अर्थात कह सकते हैं MLA की सबसे अधिकतम सीटें जो हैं यूपी से हैं, अर्थात देखा जाए तो 81 सीटें हैं मनोनीत को लेकर के। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 10 की तरफ चलते हैं। तो आपको बताना है कि विधानसभा का वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य हैं। विकल्प में दिया है 2, 3, 4, 5। तो आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। देखिए यदि हम बात करते हैं कि वर्ष में कम से कम देखा जाए तो 2 अधिवेशन या 2 बैठक होना अनिवार्य है, लेकिन दोनों अधिवेशन के बीच यदि हम डिफरेंट देखते हैं तो 6 मंथ से अधिक जो है डिफरेंट जो है नहीं होना चाहिए। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर जो है A इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 11 में आपसे पूछा जा रहा है कि राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। विकल्प में दिया है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, कोई नहीं। चले आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं। देखिए यहां पर आपको थोड़ा ध्यान से समझना है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, राज्य की कार्यपालिका के विषय में पूछा जा रहा है और क्या दिया है, प्रमुख के विषय में पूछा जा रहा है। यहां पर ध्यान से समझना है कि यहाँ पे वास्तविक प्रमुख की बात नहीं कर रहा है और ना नाम मात्र के प्रमुख की बात कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आपका आंसर क्या होगा, तो आपको वास्तविक पर ही जो है आपको आंसर रिप्लाई करना है। अर्थात यदि हम बात करें कि राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा ऐसी स्थिति में, तो राज्यपाल को ही आप सभी को आंसर टिक करना है। अर्थात जो है B हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या 12 में आपसे पूछा जा रहा है कि केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। विकल्प में दिया है भारत का मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय विधि मंत्री, महान्यायवादी, महाधिवक्ता। यहां पे आपको ध्यान से समझना है क्या पूछा गया है,
केंद्र के विषय में पूछा गया है तो केंद्र का प्रथम जो विधि अधिकारी होगा वह हो जाएगा महान्यायवादी होता है। और किस आर्टिकल के तहत होता है तो आर्टिकल जो है 76 के तहत जो है केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी कहलाता है। और राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन हो जाएगा तो जो है राज्य महाधिवक्ता हो जाएगा। आर्टिकल जो है 165 के अकॉर्डिंग हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या जो 13 है तो 13 में आपसे पूछा जा रहा है कि जो है राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है क्या हो सकती है आपको बताना है। विकल्प दिया है 238, 245, 250, 262 दिया है। तो आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना है कि राज्यसभा की यदि हम बात करते हैं कि अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है तो 250 जो है राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है। लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो राज्यसभा की जो सदस्य संख्या है वर्तमान में तो वह बोलो कितना है 245 ही है। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या जो 14 है जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं स्क्रीन में तो आप सभी से पूछा जा रहा है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। विकल्प में दिया है राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा और राज्यसभा। ये 4 विकल्प हैं। इन विकल्पों में से आप सभी को राइट आंसर का चयन करना है। देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना है। देखिए जो मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व होता है या 2 प्रकार का होता है। एक उत्तरदायित्व होता है सामूहिक उत्तरदायित्व और दूसरा उत्तरदायित्व क्या होता है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है। यदि आपसे प्रश्न किया जाए कि व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है तो व्यक्तिगत जो उत्तरदायित्व होता है साथियों वह जो होता है राष्ट्रपति के प्रति होता है। और जो सामूहिक उत्तरदायित्व पूछा जाए तो हो जाएगा लोकसभा के प्रति। अर्थात जो है आपका जो है राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा सी जो है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 में आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि आपसे पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। विकल्प में दिया है प्रेसिडेंट दिया है, वाइस प्रेसिडेंट दिया है और दिया है स्पीकर को दिया है और दिया है भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है तो आप लोग तेजी से जवाब देने का प्रयास करें। तो आप सभी का जो है राइट आंसर क्या होगा बिल्कुल जो है ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति जो है क्या करता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। और किस आर्टिकल के तहत तो आर्टिकल जो है 75 के तहत जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। ऐसा आर्टिकल 75 में ऐसा कहा गया है कि लोकसभा का जो चुनाव होता है इस लोकसभा के चुनाव में जिस दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है उस दल के किसी भी उम्मीदवार को जो है राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर बना सकता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि 16 में आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है। और विकल्प दिया है 10, 11, 12, 13। तो आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। चलिए यदि पहली चीज तो हम देखते हैं कि जो मूल कर्तव्य जो फंडामेंटल ड्यूटीज होते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज को जो है पहले हम देखते हैं कि कहां से इनको लिया गया है। तो यूएसएसआर के संविधान से मूल कर्तव्य को लिया गया है या हम इसे ही क्या कहते हैं पूर्व सोवियत संघ भी कहते हैं, पूर्व सोवियत संघ भी कहते हैं या इसी को ही रूस भी कहा जाता है। तो यहां से देखा जाए तो मूल कर्तव्य को लिया गया है। और मेरा जो मूल संविधान था तो मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के तहत मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया और मूल जो मौलिक कर्तव्य थे तो कुल 10 थे। लेकिन वर्तमान में यदि पूछा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है दिया है तो है का मतलब क्या हो जाएगा प्रेजेंट में पूछा जा रहा है। तो प्रेजेंट में क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर बिल्कुल जो है
11 हो जाएगा। वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है इसमें क्या कहा गया है कि प्रत्येक अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि वह जो है अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करें। एक उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न में आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या जो नेक्स्ट है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है, आपको बताना है। विकल्प में दिया है महात्मा गांधी, बी.आर. अंबेडकर, बी.एन. राव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिया है। तो आप सभी राइट आंसर बताने का प्रयास करें कि राइट आंसर क्या होगा। पहली चीज तो यहां आपको समझना है, संविधान निर्माता की बात किया जा रहा है, तो ऐसी कंडीशंस में आपका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, बिल्कुल डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर जो हैं यही क्या थे, संविधान निर्माता थे। एक प्रकार कह सकते हैं कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के पिता थे। क्यों संविधान के पिता थे, क्योंकि प्रारूप जो समिति गठित की गई थी, इस प्रारूप समिति के क्या थे, ये चेयरमैन थे, इसीलिए इन्हें संविधान का पिता कहा जाता है। चलिए और भी विकल्पों का हम मूल्यांकन कर लेते हैं। बी.एन. राव क्या थे, संविधान सभा के देखा जाए तो संवैधानिक सलाहकार थे। कौन बोलो, बी.एन. राव थे और जिनका पूरा नाम है सर वेनेगल नाथ राव। और एक विकल्प में और क्या दिया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिया है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, अर्थात क्या थे, ये परमानेंट जो है चेयरमैन थे। और इन्हें जो है परमानेंट चेयरमैन कब बनाया गया, तो 11 दिसंबर 1946 को इन्हें संविधान सभा का जो है स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अर्थात आप सभी ने देखा कि इस प्रश्न का राइट आंसर बी हो गया है। और यदि आपको इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करना है, अर्थात हम जो प्रैक्टिस सेट आपके लिए करा रहे हैं, यदि इसकी आप सभी को पीडीएफ चाहिए तो आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल क्या है, पॉलिटी विद संजय वर्मा के टेलीग्राम चैनल में आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आप जुड़ सकते हैं। या जो है आप हमें जो है 700708 और 2269 पर जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं, यहां से भी आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न में जो है आपसे पूछा क्या जा रहा है कि भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ, आपसे पूछा जा रहा है किस दिन लागू हुआ। अब विकल्प में क्या क्या दिया है, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1948। बताएं। बिल्कुल यदि आप कभी भी एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो आपको भले ही प्रश्न समझ में आ रहा है, लेकिन विकल्पों को एक बार दो बार अच्छे से पढ़ेंगे और पढ़ने के फलस्वरूप ही राइट आंसर का चयन करेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए यहां भी मैंने 26 जनवरी दिया है, यहां भी 26 जनवरी, यहां भी 26 जनवरी दिया है। तो आप सभी विकल्पों को पढ़ेंगे, विकल्प को पढ़ने के पश्चात आप राइट आंसर का चयन करेंगे कि क्या होगा। अर्थात राइट आंसर क्या हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 की तिथि को ही संविधान को लागू किया गया था। अब आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं कि मेरा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसे कब एडॉप्ट किया गया था, अर्थात कब जो है अंगीकृत किया गया था या बोलो अपनाया गया था। आप लोग तेजी से कमेंट करके आंसर बताएं। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा क्या जा रहा है, जैसा कि आप सभी स्क्रीन में देख भी पा रहे होंगे। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, आपको बताना है। विकल्प में दिया है सरदार पटेल और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, जो पहला विकल्प दिया है
तो हम सबसे पहले सभी विकल्पों का मूल्यांकन करते हैं, क्योंकि विकल्प जो दिए रहते हैं ये भी महत्वपूर्ण विकल्प एक प्रकार से रहते हैं, यहां से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। देखिए, सरदार पटेल जो विकल्प में दिया है दोस्तों, ये सरदार पटेल जो थे ये किस समिति के अध्यक्ष थे? ये जो प्रांतीय समिति थी, इस प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल जी थे। और इसके साथ ही देखा जाए तो मौलिक अधिकार से संबंधित जो समितियां बनाई गई थी, फंडामेंटल राइट से संबंधित जो समितियां बनाई गई थी, इसके भी अध्यक्ष थे कौन? सरदार पटेल थे। और बी आर अंबेडकर दिया है, तो बी आर अंबेडकर जो थे ये ड्राफ्ट कमेटी यानी जिसे कहते हैं प्रारूप समिति, इस प्रारूप समिति के जो है अध्यक्ष कौन थे? बी आर अंबेडकर थे। और अगला जो विकल्प में दिया है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही क्या थे? ये संघीय शक्ति समिति या हम कहें संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? बोलो, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। एक उम्मीद और आशा करते हैं कि यहां तक आप सभी को सारी बातें पॉइंट टू पॉइंट समझ में आ रही होंगी, और आप लोग तेजी से कमेंट करें यदि ये क्लास किसी भी प्रकार से यदि आपको यूजफुल लगती है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो को एक दूसरे के पास शेयर भी कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 नेक्स्ट, सॉरी, हाँ, इस प्रश्न में आपसे पूछा क्या जा रहा है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है। और यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा विकल्प दिया है बी एन राव, तीसरा विकल्प दिया है जवाहरलाल नेहरू, और चौथा विकल्प दिया है भीमराव अंबेडकर। तो आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। चलिए इस प्रश्न का हम थोड़ा सा मूल्यांकन करते हैं और कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। ध्यान से समझना दोस्तों कि देखिए, जो प्रारूप समिति है, सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था। प्रारूप समिति का, तो जो है प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। और प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, 7 मेंबर्स थे। और इसमें से देखा जाए तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, यही क्या थे? प्रारूप समिति के जो है अध्यक्ष थे, अर्थात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पापा या पिता थे। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या नेक्स्ट जो है, इसमें आप सभी से पूछा जा रहा है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? आपको बताना है। 4 विकल्प दिया है, के एम मुंशी दिया है, शरत चंद्र बोस दिया है, बी एन राव दिया है, एन माधव राव दिया है। तो आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल आप सभी को बार बार मैं बताया हूं कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे संविधान सभा के, तो सर बी एन राव, बेनेगल नाथ राव जो थे ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। और यहाँ विकल्प में क्या दिया है? के एम मुंशी दिया है। तो के एम मुंशी जो थे ये प्रारूप समिति जो थी, इसी प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। तो उन 7 सदस्यों में से एक सदस्य क्या थे? के एम मुंशी थे, जिनका पूरा नाम है कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी। और अगला जो विकल्प में दिया है एन माधव राव, तो एन माधव राव भी क्या थे? ये प्रारूप समिति के एक सदस्य थे, एन माधव राव भी थे। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग तेजी से कमेंट करके आंसर बताने का प्रयास भी करते चलें। चलिए थोड़ा सा प्रश्नों का लेवल यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। और इस प्रश्न में जो है आपसे पूछा क्या जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 71 हुआ था, 71वें संविधान संशोधन से संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई? आपको यहाँ पे 4 विकल्प दिए हैं। इन विकल्पों में से आपको राइट आंसर का चयन करना है। देखिए थोड़ा सा आपको समझना है कि देखिए संविधान में देखा जाए तो जो 8वीं अनुसूची है, इसी 8वीं अनुसूची का संबंध किससे था? तो संविधान में जो है 8वीं अनुसूची का संबंध जो है भाषाओं से था। और जो मेरी मूल 8वीं अनुसूची थी, तो मूल 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था। लेकिन बाद में कुछ संविधान संशोधन के तहत जो है इसमें जो है 22 भाषाओं को जोड़ा गया, अर्थात जो है 8 भाषाओं को और जोड़ दिया गया। इनमें से देखा जाए तो पहला जो संविधान संशोधन हुआ था 21वां जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, 1967 में हुआ था। इसके तहत जो है संविधान में जो है सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। और इसके बाद जो है देखा जाए तो 71वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1990 जो है
1992 में हुआ था और इसके तहत देखा जाए तो कोकड़ी, मणिपुर और नेपाली को जोड़ा गया था। अर्थात जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और हम बात करते हैं कि एक तरफ से अगला जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 8वीं अनुसूची में देखा जाए तो वो था 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है 2003 में हुआ था। और 92वें संविधान संशोधन के तहत देखा जाए तो मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को जोड़ा गया था 92वां संविधान संशोधन के तहत। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या आज की क्लास में का सेकंड लास्ट है ना। हाँ, आपको बताना है कि कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। विकल्प में दिया है अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं कि जो है राइट आंसर क्या होगा। चलिए तेजी से आप लोग कमेंट करें। बिल्कुल अंग्रेजी जो भाषा है, अंग्रेजी भाषा का उल्लेख जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं किया गया है। अर्थात जो है ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इस क्लास का हम देखने चल रहे हैं कि अंतिम प्रश्न जो है आज की इस क्लास में, इस सेशन का। चलिए आपको बताना है कि पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी क्यों। 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है लोगों को राजनैतिक जागरूकता प्रदान करने हेतु। अगला लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। अगला कृषकों को शिक्षित करने के लिए। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। देखिए जो पंचायती राज व्यवस्था है तो पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में देखा जाए तो जोड़ने के पीछे कारण क्या था, तो लोकतंत्र की जो शक्तियां हैं इसी शक्तियों को जो है विकेंद्रीकृत करण करने के लिए। अर्थात जो है आपका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में आपने जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देखा और एक उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सभी को सारी बातें समझ में आ रही होंगी। और अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए, अपनी तैयारी को दहाड़ देने के लिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसी तरीके से डेली जो है आपको महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट की जो है श्रृंखला लेकर के आएंगे और जो आपकी क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट।